हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु है और इस वीडियो में अब हम रीडिंग करेंगे कि जो फ्रांस था किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मतलब है एक ऐसी मोनार्की जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल होता है, जहाँ पर जो है किंग पूरी तरीके से जो अपने जो है जो नियम मतलब जहाँ पर जो किंग होता है पूरी तरह से पावर्स को एंजॉय नहीं करता है। देखते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 के आसपास नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर लिया था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मुख्य लक्ष्य था इन लोगों का, वो ये था कि किसी भी तरह से जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट किया जाए। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, इन ये पावर जो कि एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। इनको अब अलग अलग कर दिया गया और डिफरेंट जो है संस्थाएं इसके लिए बनाई गई, जिसमें थी द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर मतलब जो नियम कानून बनाती है, विधान हम बोल सकते हैं इसको जो है विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और जो जुडिशरी होती है वो जो न्यायपालिका। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस तरह की संस्थाओं के कारण और संविधान के कारण जो फ्रांस है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। अब नीचे एक डायग्राम है, इसको देखकर हम देखेंगे कि जो नया सिस्टम था फ्रांस का किस तरह से तैयार हुआ था। सबसे ऊपर हमको दिख रहा है जुडिशरी, फिर दिख रहा है एग्जीक्यूटिव, फिर दिख रहा है लेजिस्लेचर, जो कि गवर्नमेंट के 3 फॉर्म थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसमें सबसे ऊपर क्या है, नेशनल असेंबली है, जिसमें 745 मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स को कौन लोग इलेक्ट करते हैं? इनको इलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्टर्स, जिनका नंबर 50,000 के आसपास होता है। इन 50,000 इलेक्टर्स को कौन चुनता है? इन्हें चुनते हैं वो 28 मिलियन लोग। 4 मिलियन लोग इलेक्ट करते हैं। दरअसल 28 मिलियन टोटल इन लोगों की एक्टिव सिटीजन्स की पॉपुलेशन होती है, जिनमें से 4 मिलियन जो हैं ओनली एक्टिव सिटीजन्स होते हैं। तो ये 4 मिलियन इलेक्ट करते हैं 50,000 मैंस को, और 50,000 मैंस जो हैं अपने में से इलेक्ट करते हैं 745 मैंस को, जो नेशनल असेंबली में बैठते हैं। ठीक है। और सबसे नीचे जो दिया है पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स। ठीक है। तो ऐसे वुमेन्स जो 25 ईयर्स की एज से नीचे होते हैं, वुमेन्स और चिल्ड्रन और यूथ जो 25 साल से एज के कम होते हैं, उनको तो ये राइट मिलता ही नहीं है। और ऐसे लोग जो जिनको राइट्स का अधिकार नहीं होता है, उनका जो पॉपुलेशन था उस टाइम पर 3 मिलियन के आसपास था। ठीक है। और 28 मिलियन में से ओनली 4 मिलियन लोग जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे। ये जो डायग्राम दिया है, इससे हम कोशिश करेंगे कि फ्रांस में जो नए तरीके से जो नया संविधान बना था और उसके साथ जो है मोनार्की थी, किस तरह से इन लोगों ने सिस्टम तैयार किया था जिससे कि जो फ्रांस है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। सबसे नीचे से यदि हम देखें तो लिखा है पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में वे लोग आ जाते हैं जिनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। तो 3 मिलियन के आसपास ये लोग थे, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिनकी जो 25 ईयर्स से कम होती थी, इनको कोई भी राइट नहीं होता था वोटिंग का। फिर हम देखते हैं एक्टिव सिटीजन्स। एंटाइटल टू, इन लोगों को वोट करने का राइट था। 4 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन थी इनकी जो वोटिंग कर पाते थे, 28 मिलियन में से ओनली 4 मिलियन को राइट था। फिर ये लोग वोट देकर जो है 50,000 मैंस को इलेक्ट करते थे, इलेक्टर्स बोलते थे इनको। फिर ये जो इलेक्टर्स हैं ये नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। ठीक है, ये हमने देख लिया। एक्टिव सिटीजन्स ही थे जो जजेस को अपॉइंट करते थे। फिर हमने देखा ये जो नेशनल असेंबली है इसका किंग पर डायरेक्ट कंट्रोल होता था, लेकिन कई बार किंग भी इनके जो डिसीजंस को जो है वीटो लगा देता था, मतलब निषेधाधिकार था। यदि किंग बोल देगा तो फिर वो काम नहीं होगा। यही नेशनल असेंबली कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती थी जिन पर नेशनल असेंबली का पूरी तरह से कंट्रोल होता था। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि फ्रांस की गवर्नमेंट का किस पर किसका कंट्रोल था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने जो है लॉज बनाने की जो पावर थी वो नेशनल असेंबली को दे दी थी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी। मतलब वो जो 745 मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते थे। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जैसा कि हमने देखा सिटीजन्स थे, एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे जो 50,000 थे। हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो लोग आगे असेंबली को तैयार करते थे, इलेक्ट करते थे।
नॉट ऑल सिटीजन्स हाउ एवर हैड द राइट टू वोट, सभी सिटीजन्स को वोटिंग करने का राइट नहीं था. ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स पेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. सिर्फ वो मैन जो 25 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुके थे और 3 days के लेबर में जितना भी वेज मिलता है उतना यदि वो टैक्स कर पा रहे थे तो उन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स का स्टेटस मिल जाता था और वो वोट कर पाते थे. दैट इज़ देयर वर एंटाइटल्ड टू वोट, सिर्फ वही लोग वोट दे पाते थे. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन. अब जितने भी मैंस और वुमेन्स बचते हैं सबको पैसिव सिटीजन्स का स्टेटस दिया गया था. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, यदि आप एज इलेक्टर बनना चाहते हो, देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली और बाद में मेंबर ऑफ असेंबली भी बनना चाहते हो, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स. तो उस आदमी को जो है जो हाईएस्ट ब्रैकेट था टैक्स पेयर्स का, मतलब अधिक से अधिक टैक्स पे करने वाला जो एक बोलना चाहिए कि ब्रैकेट था या बोलना चाहिए स्तर था, उस तक जाना पड़ता था. नेक्स्ट डायग्राम में हमको दिख रहा है द डिक्लेरेशन ऑफ डैज राइट्स ऑफ द होम, मतलब कि जो राइट्स डिक्लेयर किए गए थे इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा है. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स पेंटेड बाय आर्टिस्ट ला बार्बियर इन 1790. द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट फ्रांस, द फिगर ऑन द लेफ्ट सिम्बलाइजेज द. ठीक है, जो डिक्लेरेशन हुआ था राइट्स ऑफ मैन का फ्रांस में उसको दिखाया जा रहा है इसमें. और इसमें मैं ऐसा बोला जा रहा है कि राइट में जो एक पेंटिंग है वो फ्रांस की है, वो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो लेफ़्ट में जो है वो वहाँ के लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके हाथ में जो दिख रहा है हमको चैन भी है. तो वो जो लॉ डिक्लेयर किए गए थे उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा है. उसके पहले हम ये देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन. जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी स्टार्टिंग में ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन थे और सिटीजन्स थे, मतलब कि जो मैन और सिटीजन्स को कौन कौन से राइट दिए जा रहे हैं. राइट्स सच एज राइट टू लाइफ दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई थी लोगों को, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की आप सलाह भी दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं लोगों को. इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग जो है लॉ के सामने इक्वल होंगे. वर इस्टाब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स थे, मतलब कि जो नेचुरली मिल जाते हैं और इनको अलग नहीं किया जा सकता. दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग, मतलब ये हर ह्यूमन बींग को बाय बर्थ मिल जाते हैं, कुड नॉट बी टेकन अवे, और इनको अलग नहीं किया जा सकता. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट विथ ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो हर जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करें. हम देख लेते हैं यहाँ पर सोर्स बी में कुछ लिखा है. अ रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट, एक रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, क्रांतिवादी, जीन पॉल मरात, कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर ला एमी डू पीपल. इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था द फ्रेंड ऑफ पीपल, दरअसल इनके न्यूज़पेपर का इंग्लिश नाम है, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली. तो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा है पढ़ते हैं. द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच. जितने भी लोग हैं सभी को जो रिप्रेजेंट करने की जो टास्क है वो रिच लोगों को मिली थी. द लॉट ऑफ द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन. तो उनका कहना था कि जितने भी पुअर्स हैं और जो ओप्रेस्ड क्लासेस हैं, पीसफुल मीन्स से उन लोगों का जो है कुछ भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा, मतलब उनका कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएगी उनकी कंडीशन. क्यों? हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ. यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट प्रूफ मिल गया है, एक बहुत बड़ा प्रूफ मिल गया है कि जो वेल्थ होती है किस तरह से लॉ को इन्फ्लुएंस करती है. वो ऐसा ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थर्ड एस्टेट में भी यदि जितने भी मेंबर्स थे वो सारे रिच लोग थे. जो पुअर लोग थे उनको वहाँ पर जाने का कोई अधिकार नहीं था, और इवन वोटिंग राइट भी उन लोगों को नहीं मिला था जो पुअर लोग थे. येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम. इसलिए लॉज बस तब तक रहेंगे जब तक लोग उनको ओबे करेंगे. एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स. जब लोग एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा लादे गए नियम कानून भी यदि कास्ट ऑफ कर सकते हैं, मतलब फेंक सकते हैं उतार कर नियम कानून जो उन पर लादे गए थे, दे विल डू द सेम. वो सेम इनके साथ भी वैसा ही करेंगे. टू द अदर ऑनर्स ऑफ द वेल्थ. तो ये जो अमीर लोग हैं उनके साथ भी ये लोग वैसा ही करेंगे. दरअसल मरात ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंपल जो पुअर लोग हैं उनको जो है वोटिंग का राइट्स भी नहीं दिया गया है, और जो लॉज बनाने में भी उनकी कोई भी जो है बोलना चाहिए कि उनको कोई भी स्थान नहीं मिला है. जो नेशनल असेंबली होती थी उसमें उन लोगों की कोई भी स्थान नहीं है. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्या है उसके बारे में हम
रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। जो मैन होते हैं इनका वो जन्मजात जो है फ्री होते हैं और उनको जो है सारे राइट्स उनके लिए इक्वल होते हैं। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन। जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन हैं सभी का एक ही एम है, जो नेचुरल और इनअलाइनेबल राइट्स मैन को दिए गए हैं उनका प्रिजर्वेशन करना, और जो कि हैं लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। लिबर्टी मतलब हम बोल सकते हैं जो आज़ादी है, उसके लिए भी हम ये शब्द उपयोग में ला सकते हैं। संपत्ति है जो प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन से हम मतलब लगा सकते हैं कि कोई किसी भी पर्सन के अगेंस्ट यदि कोई शोषण करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो उसके अगेंस्ट उसको राइट है, अपनी आवाज़ उठा सकता है वो, और उसकी हेल्प स्टेट करेगी। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। सोवरेनिटी जो है पूरी की पूरी स्टेट्स में ही होती है, मतलब कि जितने भी अधिकार हैं सारे स्टेट के पास होते हैं, राज्य के पास। नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। कोई भी संस्था या ग्रुप या कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी शक्ति का जो उपयोग नहीं कर सकता है जो जनता उसको नहीं देती है या कानून उसको नहीं देता है। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज़ नॉट इंजीरियस टू अदर्स। लिबर्टी से आपको वो अधिकार मिलते हैं जिनसे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो है नुकसान नहीं पहुंचाओ, इंजीरियस ना हो, ऐसी स्वतंत्रता मिलती है लिबर्टी से, जिससे कि आप बस दूसरों को नुकसान ना पहुंचा पाओ, तब तक आपको लिबर्टी मिलेगी। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजीरियस टू सोसाइटी। कानून के पास, लॉ के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो ऐसे किसी भी काम को जो है फॉरबिड कर सकती है, रोक सकती है जो सोसाइटी के लिए इंजीरियस है। हर वो काम को होने से मना कर सकती है जो लॉज हैं। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। जो लॉज हैं वो सामान्य जो विल है, मतलब जो आम जनता की जो राय है उससे तैयार हुए हैं, उन्हीं की जो एक अभिव्यक्ति हैं। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। सभी लोगों को इनके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होने का हक है, राइट है, मतलब लॉ को बनाने में। पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अब चाहे वो पर्सनली पहुंच जाएं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर भेज के लॉज बनवा लें। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। सभी सिटीजन्स जो हैं लॉ के सामने इक्वल हैं। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। जिन केसेस में लॉ डिटरमाइन नहीं करता है उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से अक्यूज्ड घोषित नहीं किया जा सकता है, मतलब कि दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, ना ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और अरेस्ट कर सकते हो आप, ना ही उनको डिटेन कर सकते हो, मतलब कि नज़रबंद कर सकते हो। एवरी सिटीजन में स्पीक, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। राइट एंड प्रिंट फ्रीली, मतलब कि जो फ्रीली आप बोल सकते हो, लिख सकते हो और प्रिंट कर सकते हो जो भी आपके विचार हैं। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। लेकिन उसको ये जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि जो स्वतंत्रता उसको दी है कि वो उसका दुरुपयोग ना करे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। मतलब जो पब्लिक फोर्स है, जो मतलब जनता के लिए जो एक फोर्स तैयार की गई है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मैं जितने भी एक्सपेंसेस आएगा उन सब के लिए एक कॉमन टैक्स लगाया जाएगा सभी पर। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रपोजन ऑफ देयर मीन्स। सभी लोगों के ऊपर ये इक्वली लगाया जाएगा, मतलब जिस हिसाब से उन लोगों की इनकम होती है उस हिसाब से उन पर इक्वली टैक्स लगाया जाएगा। Since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it. जैसे कि जो प्रॉपर्टी है एक सैक्रेड है, बहुत ही पवित्र, एंड इनवायलेबल राइट है, मतलब कि जो है इंसान को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। सो नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, तो किसी को भी इससे जो है डिप्राइव नहीं किया जाएगा, मतलब कि सोसाइटी से मतलब अलग नहीं किया जाएगा, उसकी जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी उससे वंचित नहीं किया जाएगा। अनलेस ए लीगली इस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, जब तक कि एक लीगली मतलब जो कानूनी तौर पर यदि कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरी है, तब तक उससे वो चीज़ नहीं ली जाएगी वापस। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन। और यदि ऐसा होता है किसी लीगली ज़रूरत के लिए, कानूनी ज़रूरत के लिए यदि वो प्रॉपर्टी ली जाती है तो उसके बदले में फिर उसको एक कंपनसेशन एडवांस में दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रीडिंग कर लिया है कि किस तरह से जो है फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, उसने किस तरह से जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और अपने जो है
राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को डिक्लेयर किया। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।